गुड मॉर्निंग। नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू टुडेज सेशन, जो कि है बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट। एंड इस कोर्स, जैसे हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं कि इस कोर्स के करने के बाद आपकी जो एक फाइनेंशियल जर्नी है, एक शेयर मार्केट में एंट्री है, वो एक बहुत प्रॉपर तरीके से हो सकती है। और बेनिफिट क्या है इस कोर्स को करने का, कि आप एज अ प्रो ट्रेडर की तरह मार्केट को देखना सीखोगे। अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो क्यों जा रही है, अगर आप कोई चीज़ बाय कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। तो एक रीज़न के साथ आप एंट्री करोगे, एक रीज़न के साथ आप एग्जिट करोगे। आपका एंट्री का पैरामीटर डिफाइंड होगा, आपकी एग्जिट का पैरामीटर डिफाइंड होगा। आप कोई चीज़ अगर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, या मार्केट में कुछ भी करना चाह रहे हो, या आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो एक प्रो इन्वेस्टर की तरह करोगे। ठीक है, आप एक प्रो इन्वेस्टर की तरह करोगे। प्रो इन्वेस्टर क्या होता है? जो एकदम रूल्स को फॉलो करता है, जो इन पैरामीटर को जो मैंने पीछे स्क्रीन पे लिख रखे हैं वो क्या है। सबसे पहले तो है दोस्तों मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट या फंड मैनेजमेंट दोनों एक ही चीज़ है। अब सबसे पहले मनी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि मनी मैनेजमेंट आखिर में होता क्या है। हमने लिख दिया यहाँ पे, इसका मतलब क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मनी मैनेजमेंट या फंड मैनेजमेंट बोलिए या रिस्क मैनेजमेंट बोलिए, ये सब मनी मैनेजमेंट के अंडर में आता है। कई जगह पे लोग मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को अलग करके देखते हैं, बट वन ऑफ दी सेम थिंग है। सब कुछ पैसे को मैनेज करने की बात ही है। आप रिस्क भी अगर मैनेज कर रहे हो तो मोटा मोटा क्या है कि आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो या अपनी एग्जिट को डिसाइड कर रहे हो, बट वो भी एट द एंड ऑफ द डे मनी मैनेजमेंट ही है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले अगर मनी मैनेजमेंट की बात करें, जो रूल हमने समझा था कि सबसे पहले कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप अगर किसी शेयर को बाय कर रहे हो तो क्या टाइम फ्रेम है आपका, टाइम फ्रेम या होराइजन, कितना टाइम फ्रेम है, कितने होराइजन में आप इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। फिर जो हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो, एक पोर्टफोलियो बिल्ड करके चलो। मनी मैनेजमेंट का दूसरा रूल है पोर्टफोलियो के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना। जो हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक्स, यहाँ पे बॉन्ड्स, उस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, और स्टॉक्स में भी अलग अलग सेक्टर के, यहाँ पे आईटी हो गया, बैंक हो गया, फिर आपका मेटल हो गया, फार्मा हो गया, एफएमसीजी हो गया, रिटेल हो गया, फिर रियल एस्टेट हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से हमें पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा मनी मैनेजमेंट का रूल होता है इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो फॉर्म। ठीक है, फिर तीसरा होता है जब पोर्टफोलियो आपने बना लिया, इस पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रीबैलेंस करना। टाइम टू टाइम रीबैलेंस करना, रीबैलेंसिंग भी हमने समझी थी कि जब आपको लगता है कि स्टॉक निफ्टी 50 जब ओवर बॉट जोन में पहुंच गया है, जब उसका RSI 90 के ऊपर चला गया है, तो वो हाईली ओवर बॉट जोन में पहुंच चुका है। इसका मतलब अब हमें स्टॉक से कुछ शेयर को अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, और प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद प्रिंसिपल वहीं छोड़ना है। अगर आपने 100 रुपये में लिया और 150 हो गया है, तो 50 रुपीज़ का प्रॉफिट निकाल लेंगे आप। 100 रुपीज़ जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको उधर ही छोड़ देंगे। ठीक है, ताकि वो और अगर नीचे आके फिर ऊपर जाता है तो आपको फिर से प्रॉफिट होगा उसमें। ओके, तो एक पोर्टफोलियो बनाना है, उसके बाद पोर्टफोलियो को बैलेंसिंग एंड रीबैलेंसिंग करना है। ठीक है, उसके बाद पोजीशन साइजिंग, जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ समझी थी, पोजीशन साइजिंग, कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको ये समझना है कि आप कितना लॉस ले सकते हो। पोजीशन साइजिंग क्या होती है कि आप कितना लॉस ले सकते हो। सपोज करिए आप बोलते हो कि मैं 1 लाख रुपए का केवल 5,000 ही लॉस ले सकता हूँ, 5,000 रुपीज़ ही मैं लॉस ले सकता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आपको लीवरेज नहीं करना है। लीवरेज क्या होता है कि कहीं से आपको लेने का आपके पैसे 1 लाख रुपए हैं, बट आपने उस पर क्या किया कि पर्सनल लोन ले लिया,
या कई बार होता है कि शेयर में इंट्राडे के अंदर एक दिन के अंदर 1 रुपये पे 5 रुपये का आप ले सकते हो, 5 टाइम लीवरेज मिलता है। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 5 लाख रुपए तक का आप शेयर खरीद सकते हो थ्रू लीवरेज। तो ये काम नहीं करना है आपने को। अगर 5,000 रुपये का हमारा है तो हमें मेक श्योर करना है कि 5% का हमें स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो पोजीशन साइजिंग क्या है दोस्तों, कि कितना आप लॉस ले सकते हो, लॉस के बेसिस पे आपको अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करना है और स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। अगर आप 5,000 ही लूज़ कर सकते हो, इसका मतलब आपको 5% का एसएल लेके चलना है, पोर्टफोलियो का एसएल। आपने अगर 5 शेयर लिए हैं, पाँचों शेयर में मिला के अगर आपको 5,000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान होना शुरू हो जाए, आप एग्जिट कर जाओ और फिर आप वेट करो एक अच्छे टाइम पे, एक अच्छे प्राइस पे शेयर मिलने का, तब आप दोबारा एंट्री करो। ठीक है, उसको बोलते हैं पोजीशन साइजिंग, या कई जगह पर रिस्क मैनेजमेंट भी बोला जाता है इसको, उस फॉर्म में भी आता है। तो फोर्थ है रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। ठीक है, फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड, फिफ्थ पॉइंट होता है रिस्क रिवॉर्ड। मनी मैनेजमेंट के अंदर फिफ्थ पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड। ये क्या होता है, आरआर क्या होता है? आरआर रेशियो होता है फ्रेंड्स, कि अगर आप 5,000 का रिस्क लेने को तैयार हो 1 लाख रुपए पे, जो हमने यहाँ पे देखा, तो और उसके ऊपर आप टारगेट क्या लेके चल रहे हो, कितना प्रॉफिट लेके चल रहे हो। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है 10,000 रुपीज़, 5,000 का रिस्क, 10,000 का रिवॉर्ड, तो मतलब इसको डिवाइड करोगे तो 1:2 का आरआर है। सो आइडली ये 1:3 का होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ में 5 रुपये का रिस्क देख रहे हो तो उसका रिवॉर्ड 15 रुपीज़ होना चाहिए। तो ये 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर सिक्स पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिर होता है दोस्तों मनी मैनेजमेंट में एक और पार्ट होता है हेजिंग। हेजिंग क्या होता है, कि जैसे आपने कोई एक पोजीशन बिल्ड की, रिलायंस का शेयर लिया 2,600 रुपये में, ठीक है, 2,600 रुपीज़ का आपने रिलायंस का शेयर बाय किया। अब आपको लगता है कि ये हो सकता है कि बहुत तेज़ी में गिरे, तो आप क्या कर सकते हो, हेज कर सकते हो। हेज कैसे करोगे, आप इसके काउंटर में आपने गोल्ड भी खरीद लिया। 2,600 रुपये का आपने सपोज करिए 10 शेयर खरीदा था, टोटल 26,000 रुपीज़ का आपका इन्वेस्टमेंट था। अब आपने क्या किया, उसके अगेंस्ट में 10,000 रुपीज़ का गोल्ड खरीद लिया। तो जब ये गिरेगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, तो आपको यहाँ तो लॉस हो रहा होगा बट गोल्ड आपको प्रॉफिट दे रहेगा। तो आपका टोटल जो लॉस रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे गिरा ये 25,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ का लॉस यहाँ पे हुआ, और गोल्ड ने आपको सपोज 400-500 रुपीज़ का प्रॉफिट दे दिया, तो टोटल लॉस आपका -500 रुपीज़ रहा, जो कि लेस है कंपेयरिंग टू 1,000 रुपीज़। इसीलिए हेजिंग की जाती है कि आपके लॉस को मिनिमाइज कर सके, बट एट द सेम टाइम प्रॉफिट भी आपका कम हो जाता है। अगर ये मान लीजिए नीचे नहीं गिरता है, ऊपर ही आता रहता है, 26-2700 होता है, तो उस केस में जो आपने गोल्ड का लिया था 10,000 रुपये का, ये गोल्ड हो जाए 9,000 रुपये का, तो यहाँ पे आपको लॉस होने लगे। तो इसके एडवांटेज भी हैं हेजिंग के, बट एट द सेम टाइम कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो हेजिंग प्रो इन्वेस्टर होते हैं वो लोग हेजिंग करते हैं, ताकि जब जैसे कोरोना के टाइम पे मार्केट ऑलमोस्ट 40% नीचे गिर गई थी लास्ट ईयर मार्च में, 2020 मार्च में, तो जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो को हेज करके रखा होता है, हेजिंग आप गोल्ड से कर सकते हो, बॉन्ड से कर सकते हो, कई बार लोग डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, ऑप्शंस जो होते हैं कॉल और पुट, पुट को बाय करके चलते हैं। तो अगर पुट को बाय करके चल रहे हो, मार्केट शेयर में तो लॉस हो रहा होगा, लेकिन पुट जब मार्केट नीचे गिरती है तो उसमें बेनिफिट होता है, गिरती हुई मार्केट में पुट से आप पैसा बना सकते हो। तो वो एक टूल है मैनेज करने का चीज़ों को। ठीक है, तो हेजिंग सिक्स्थ है। तो ये सारे 6 के 6 मनी मैनेजमेंट के एक रूल होते हैं, तो इसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। दूसरा है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी क्या होती है फ्रेंड्स, साइकोलॉजी बेसिकली होती है एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड द वे पीपल बिहेव। मैंने क्या बोला, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड पीपल बिहेव। तो एक लोगों का जो बिहेवियर होता है उसकी एक साइंटिफिक स्टडी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब अगर आपका दिमाग शांत है तो आप शांत तरीके से अच्छे से एक डिसीजन ले सकते हो, बट वहीं अगर आप टेंशन में हो, आपके लाइफ में कुछ
प्रॉब्लम चल रही है, किसी से आपका लड़ाई हुई है, या आपका मूड अच्छा नहीं है, कुछ आप सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, तो आप एक डिसअपॉइंट हो जाते हो। वो डिसअपॉइंटमेंट के बाद जो आपका ब्रेन वर्क करता है वर्सेस जब आप एकदम शांत होते हो, दोनों तरीके से जब ब्रेन फंक्शन करता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो उसी को हम बोलते हैं कि साइकोलॉजिकली आप कैसे अभी रिएक्ट कर रहे हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन्वेस्टिंग में, ट्रेडिंग में, या आपके डे टू डे लाइफ में भी। साइकोलॉजी, अगर आप नॉर्मली बिहेव कर रहे हो, अगर आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, मतलब अगर बुरी चीज़ भी आपकी लाइफ में होनी है, हमें पता है कि अगर अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो बुरी चीज़ें भी होंगी, उसके लिए हम अगर प्रिपेयर्ड हैं साइकोलॉजिकली, इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड, तो वी कैन ईजिली टैकल इन अ लाइट वे। हम उतनी टेंशन नहीं लेंगे, उतना ज़्यादा हम स्ट्रेस नहीं लेंगे, और चीज़ों को नॉर्मली कर सकेंगे। इसीलिए जब हम लोग भी कॉरपोरेट में या जो प्रो इन्वेस्टिंग में हैं, मार्केट में बहुत ऊपर नीचे होती रहती है मार्केट, कभी नीचे आ रही, कभी ऊपर जा रही है। जब नीचे आ रही तो आपको दुख हो रहा है, आप जो ऊपर जा रही है तो आप खुश हो रहे हो, या जब ऊपर जा रही है तो ग्रीड आ रहा है कि अभी तो ऊपर चली गई, आपने डिसाइड किया था कि मैं 15% पे निकल जाऊंगा प्रॉफिट बुक करके, अब ये 16% हो गया, आपने सोचा थोड़ा और ऊपर जाने आते हैं, फिर 17 हो गया, आप बोलते हो थोड़ा और ऊपर जाने आते हैं, 20% तक प्रॉफिट गया आपका, बन गया था, बट फिर मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई और फिर से -5% में आ गया, आपका जो प्रॉफिट 20% का था वो -5% पे आ चुका है। तो वहाँ पे आपके ग्रीड फैक्टर ने वर्क किया, लालच आ गई आपको कि यार चलो और एक आध थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, और पैसा कमा लेते हैं, उस चक्कर में आपने कुछ नहीं कमाया, तो वो बोलते हैं ग्रीड। दूसरा होता है मार्केट यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आपको पता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था, बट ड्यू टू फियर, फियर मतलब आप डर गए कि मार्केट तो और नीचे गिर सकती है, तो आपने डिसाइड किया कि आरएसआई आपको दिखा रहा है ओवरसोल्ड है, बाकी के फंडामेंटल्स बोल रहे हैं कि शेयर अच्छा है, टेक्निकली आपको दिख रहा है कि मार्केट में वापस ट्रेंड आ सकता है, बट उसके बावजूद भी ड्यू टू फियर आपने ये बाय नहीं किया, और आपने बाय नहीं किया, ये ऊपर जाने लगा, आपको लग रहा है फिर नीचे गिरेगा तो मैं खरीद लूँगा, बट आप एक फियर में थे इसलिए आपने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई। तो जब आप ग्रीड एंड फियर में आके कोई चीज़ करते हो तो वो गलत होती है। तो हमने क्या सीखा, जो एक पोर्टफोलियो हमने बनाने का पैरामीटर है अपना, जो ये सारे पैरामीटर लिखे हैं, इन सब को हमें फॉलो करना है, एक साइकोलॉजी पे हमें ध्यान देना है, ग्रीड एंड फियर पे हमें नहीं पढ़ना है, जो हमारे रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो करना है। अगर वैसा करके हम करते हैं इन्वेस्टिंग, तो डेफिनेटली दोस्तों हम एक प्रो इन्वेस्टर बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज़ होती है ओवर एक्सपेक्टेशन। अब आपने कल रात में सोचा कि मैं रिलायंस लूँगा, ठीक है, और रिलायंस मुझे सपोज़ करिए 2600 पे चल रहा है, अगर ये 2590 पे मिलता है मुझे, मैं ख़रीद लूँगा। रिलायंस एक्चुअली में नीचे आया, बट 2580 तक आ गया, आपने 90 पे डिसाइड किया था, आपको और अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, चेंज हो गई आपकी एक्सपेक्टेशन। अब क्या बोलती है कि नहीं यार 2570 पे मैं ख़रीद लूँगा। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो डेफिनेटली आप अपने रूल्स को, अपने पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत रिस्की है। इसलिए इसमें ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी है अपने को किसी चीज़ में भी, ठीक है। फिर साइकोलॉजी कहाँ पे रॉन्ग होती है, जब आपने कोई स्टॉप लॉस डिसाइड किया कि -5% में मेरा पोर्टफोलियो का आ जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, और ये ऑलरेडी -5% आपका पोर्टफोलियो दिख रहा है, बट आप एग्जिट करने के बजाय आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे और सपोज़ करिए 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर रखा है, और 50,000 रुपये आप यहाँ फिर इन्वेस्ट कर दे रहे हो, जिसमें ऑलरेडी आपको 5% का लॉस हो रहा था, आप उसमें और ले रहे हो, लूजिंग पोजीशन में ऐड कर रहे हो, जो कि क्राइम होता है। ये नहीं करना है अपने को, यहाँ बाइंग नहीं करनी, यहाँ पे हमें एग्जिट कर जाना है। अगर 5% का हमारा रूल बोल रहा है हमें कि 5% पे एग्जिट करना है, तो 5% पे ही एग्जिट करना है, यहाँ पे और बाइंग नहीं करनी है। फिर जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे भी वही चीज़ है, ओवर लेवरेजिंग नहीं करनी है। आप क्या होता है कि दिमाग आपका बोलता है कि अरे यार मार्केट तो बहुत मेरा नुकसान करा दी है, ऑलमोस्ट मेरे को अभी 5% सपोज़ करिए ये 15% पे आ चुका है, आप एग्जिट नहीं किए। अब क्या है, आपका दिमाग बोलेगा कि यार 15% तो ऑलरेडी गिर चुका है, अब कितना गिरेगा। तो आप क्या करते हो, मार्केट से और 1 लाख रुपए लेके यहाँ पे एंट्री करे आते हो, और सपोज़ करिए पहले 15% का हो रहा था, अब ये 2 लाख का हो चुका है आपका इन्वेस्टमेंट टोटल, 1+1, मार्केट और नीचे गिरती है, तो आपका जो 15% का लॉस था वो ईजिली 25% हो जाएगा। तो अब आप क्या कर रहे हो इस केस में, ओवर लेवरेजिंग कर रखे हो, ओवर एक्सपेक्टेशन भी दिखा रहे हो, स्टॉप लॉस को भी नहीं फॉलो कर रहे हो,
तो आपका एंड कैसा होने वाला है अब यहाँ पे? अगर मार्केट 10% और नीचे गिरती है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे, क्योंकि आप एकदम, आपकी साइकोलॉजी एकदम फेल हो चुकी है वहाँ पे। आपने कोई रूल फॉलो नहीं किया, कोई साइकोलॉजी पैरामीटर फॉलो नहीं किया। जैसे ही मार्केट 25% पे आएगी आप एग्जिट कर जाओगे, और आपके जैसे 80% लोग और होंगे जो यहाँ पे एग्जिट करेंगे। जैसे आप एग्जिट करोगे, एक इन्वेस्टर जो अच्छे प्रो इन्वेस्टर, उनको एक अच्छा प्राइस मिल रहा है, वो एंट्री करेंगे यहाँ पे। फिर ये ऊपर जाना शुरू होगा, फिर आप देखोगे, बोलोगे अरे यार इतने अच्छे प्राइस पे तो मिल रहा था शेयर, मैंने क्यों निकल गया मैं उससे, मुझे तो यहाँ पे बाय करना चाहिए था। लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए था, फिर यहाँ तक आने का वेट करना चाहिए था। जब जब आपको दिखता कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, तब आप एंट्री करते, आप अच्छा खासा पैसा बना के निकलते। इसलिए अपने रूल्स को, अपनी साइकोलॉजी को हमेशा कंट्रोल में रखें, दिमाग को ठंडा रखें। जब आप रूल फॉलो करोगे, एक मशीन की तरह रिएक्ट करोगे डिसिप्लिन के साथ, तो आपको मार्केट कुछ नहीं कर सकती। ये जो लास्ट पॉइंट है इस साइकोलॉजी में, वो है, जैसा आपने पढ़ा भी होगा, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमारी एक्सपेक्टेशन यही कि रिस्क रिवॉर्ड जो हमने डिसाइड किया कि 1+1 to 3 होना चाहिए। अगर हमारा 10 रुपये का लॉस हो तो वहाँ पे 30 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। बट अगर मान लीजिए ये 10% के आसपास पहुँच गया है, तो हमारा प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, हमें यहाँ पे एग्जिट कर जाना है अपने रूल के हिसाब से। हमें और वेट नहीं करना है कि नहीं फिर वापस आके 30 जाएगा, अभी तो 10 ही गिरा है और 10 गिर जाए तो फिर हम डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं, जो हमारा रूल्स एंड पैरामीटर्स हमें बोल रहा है, उसी पैरामीटर्स पे हमें एग्जिट करना है, राइट। तो ये अपना रिस्क है और ये रिवॉर्ड है यहाँ पे। डिसिप्लिन में कैसे लाना है अपने आप को? अगर आपको लगता है कि सुबह उठना सबसे अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए, उसके लिए क्या करना पड़ता है? सुबह उठना पड़ता है। तो जो चीज़ आपको पता है कि अच्छी है, तो वो चीज़ तो करनी पड़ेगी ना, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है।